हेलो एवरीवन। एचसीएस की इस टेस्ट सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली रिलेटेड होंगे आर्ट एंड कल्चर से और फोकस करेंगे हम एंशिएंट इंडिया एंड मिडिवल इंडिया पर। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता दूं कि एचसीएस 2021 के लिए ऑनलाइन बैच जो है हमारा नया बैच 9 फरवरी 2021 से ये डेट है। आप में से जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए, जो शुरुआत कर रहे हैं वो शुरुआत करने के लिए इस ऑनलाइन बैच को जरूर ज्वाइन करें। आप हमारी जो वेबसाइट है baljeetdhaka.com उसे विजिट कर सकते हैं, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये जो आपको नंबर्स दिए गए हैं, 2 नंबर यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो आपको दिए गए हैं 9817390373, इस पर आप कॉल करके भी जो है जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। Which of the following were the capitals of कनिष्क? कनिष्क की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस में है मथुरा और पुरुषपुर, उज्जैन और मथुरा, पाटलिपुत्र और मथुरा, तक्षशिला और पाटलिपुत्र, ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा मथुरा और पुरुषपुर, ये हमारा आंसर है, आंसर ए है। कभी कभी प्रश्न को थोड़ा घुमाकर भी दे देते हैं। प्रश्न ऐसे भी हो सकता है निम्नलिखित में से वो कौन सा शासक था जिसकी 2 राजधानियां थी? तो कनिष्क की राजधानी क्या क्या थी? मथुरा और पुरुषपुर। अब यहाँ पर देखो, कनिष्क जो है ही रूल्ड ओवर अफगानिस्तान एंड पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। 2 कैपिटल्स थे, एक था पुरुषपुर, दूसरा था हमारा मथुरा। द अदर वन मथुरा वाज द विंटर कैपिटल ऑफ कुशान। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बताओ विंटर कैपिटल कौन सा था? तो विंटर कैपिटल कौन सा था? विंटर कैपिटल था मथुरा। मेरे साथ साथ आंसर करें। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल? जो चौथी बौद्ध संगीति थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? आपके ऑप्शंस में है परसवा, वासुमित्र, नागार्जुन और शूद्रका, ये हमारे ऑप्शंस है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होने वाला है? ये 4 ऑप्शंस है आपके सामने, आप मुझे बताइए कि आपका आंसर इनमें से कौन सा होने वाला है। इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर जो है वो बी है, वासुमित्र इज द राइट आंसर। बी हमारा राइट आंसर है। ओके, टोटल कितनी बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई हैं? 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई हैं। उन चारों बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में वो कब हुई थी एग्जैक्टली आपको उसकी डेट पता होनी चाहिए। कहां पर हुई थी? वेन्यू आपको पता होना चाहिए। उस समय रूलर कौन था, शासक कौन था, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ किसने प्रिसाइड किया था उसके ऊपर, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो दिखाते हैं अब आपको आंसर। तो आंसर जैसे मैंने बताया वासुमित्र है। देखो जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल है ये कब हुई थी? ये जो गौतम बुद्ध थे उनकी मृत्यु के तुरंत बाद हो गई थी, ताकि जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो सारी चीजें जो उनको कंपाइल किया जा सके। तो जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है ये राजगृह में हुई थी। 483 बीसी जो है ये वो वर्ष है। और उस समय जो राजा थे वो थे अजात शत्रु और महाकश्यप जो हैं वो उन्होंने इसको प्रिसाइड ओवर किया था। ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में जानकारी। जो दूसरी थी ये इसके ठीक 100 साल बाद, तो 483 से क्या आ गया 383। ओके, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल ये वैशाली में हुई थी, नाम याद रखेंगे आप। कालाशोक जो है उनका हिस्ट्री में अगर कोई सिग्निफिकेंस है ना तो इसी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की वजह से है। तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम में कालाशोक जो है वो शासक थे और प्रिसाइड ओवर किया था सबा कमी ने। और ये जो काउंसिल था इसने रिजेक्ट किया था महासंगिका को एज कैनोनिकल बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ओके, आगे देखो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। जो तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी और वर्ष था हमारा 250 बीसी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि उस समय राजा अशोक जो है, सम्राट अशोक जो है वो शासक थे और मोगली पुत्र तीसा जो है उन्होंने इसको प्रिसाइड ओवर किया था। अब इस बुद्धिस्ट काउंसिल का सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि जो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा है विच वर अंडर 2 बास्केट्स, अब उनको 3 बास्केट्स में क्लासिफाई कर दिया गया। जो अभितम पितक है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन दिस काउंसिल एंड दे वर नोन एज त्रिपिताका 3। ओके,
उसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ वाली पर। जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल है वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, और ये कब हुई थी? 72 एडी में हुई थी। उस समय शासक कौन थे? कनिष्क थे। इनको सेकंड अशोका भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए काफी कुछ किया। और प्रिसाइड ओवर किया था वासुमित्र नश्वघोष ने। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर कभी प्रश्न आ जाए कि बताओ हिनयाना और महायाना जो है वो कौन सी काउंसिल में बने थे, तो हिनयाना एंड महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म जो है इट डाइवर्स्ड आफ्टर दिस काउंसिल। तो ये है हमारी 4 जो इंपॉर्टेंट काउंसिल्स हुई हैं उनके बारे में जानकारी। ठीक है, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं कि जो हरप्पन टाउन है कंसिडर्ड टू बी अ टाउन ऑफ द आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट्समैन वर, इस हड़प्पा नगर को कलाकारों तथा शिल्पकारों का नगर माना जाता था। ऑप्शंस में देखो, मोहनजोदड़ो, चन्हुदारो, हड़प्पा और लोथल, ये हमारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आंसर क्या है? आंसर जो है हमारा यहाँ पर बी है। अब ये जो टाउन है चन्हुदारो, इसमें बहुत सारे आर्टिस्ट थे, यहाँ पर बहुत सारी चीजें बनती थी, बहुत सारे क्राफ्ट्समैन थे, इसलिए इसको ये टाइटल दिया गया। 3 के लिए आंसर जो है वो बी है। ये जो टाउन है ये अभी कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है सिंध पाकिस्तान में। ओके, यहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, और उसके बाद जो है यहाँ पर एक वर्कशॉप थी, बीड मेकिंग फैक्ट्री थी, ये सारी चीजें थी, जिस वजह से ये जो शहर है इसको नाम दिया गया एज टू बी द टाउन ऑफ द आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट्समैन। ये हमारा क्वेश्चन था। मेरे साथ साथ सब लोग आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। What is the term used for the non-Aryans in the ऋग्वेदा? जो ऋग्वेद है उसमें जो गैर आर्य हैं उनके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? आर्य कौन थे? आर्य जो है उन्होंने अपने आप को एक सुपीरियर क्लैन समझा, वो फेरर थे, वो टॉलर थे, वो वेल बिल्ड थे। तो जो नॉन आर्यंस थे उन्हें क्या नाम दिया गया? उन्हें नाम दिया गया दस्यु, दासाज या दास्यूज। ये आंसर है हमारा। इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या है? आंसर जो है यहाँ पर हमारा बी है। बी इज द राइट आंसर। ये देखिए ऋग्वेदा जो है इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द आर्यंस एंड द दासास। ऋग्वेद में, और जिनको हम दासास भी कहते हैं, दास्यूस भी कहते हैं, और बेसिकली ये जो लोग थे ये डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले लोग थे। दासास और दास्यूस कौन है? ये वो लोग हैं जो सैक्रिफाइसेस वगैरह परफॉर्म नहीं कर सकते। ओके, हु डू नॉट परफॉर्म सैक्रिफाइसेस। इनकी जो स्पीच है, इनका जो बोलने का तरीका है, द स्पीच इज डिस्क्राइब्ड एज मृद्रा, which would variously mean soft, uncouth, hostile, abusive. Other adjectives which describe their physical appearance are subject to many interpretations. तो क्वेश्चन नंबर 4 आंसर हमारा बी। अगला प्रश्न, विशाखदत्त के द्वारा लिखित मुद्र राक्षस किसका वर्णन करती है? ओके, अब एक ये पुस्तक है, ये हिस्टोरिकल प्ले, एक हिस्टोरिकल पुस्तक है, आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जानकारी हमें देती है। देखो हिस्ट्री के बारे में भी जानकारी लेने के लिए बहुत सारे हमारे पास माध्यम है। तो ये एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है? मुद्र राक्षस। लिखी किसने है? ये भी आप नाम याद रखेंगे, विशाखदत्त ने लिखी है। तो इस पुस्तक में किस चीज के बारे में वर्णन किया गया है? ये ईश्वर और असुरों के बीच में युद्ध है, चंद्रगुप्त मौर्य का सत्ता में आगमन है, नंद वंश का सत्ता में आगमन है, या भगवान कृष्ण का इतिहास है। ये हमारे सामने ऑप्शंस हैं। मैं आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो किस प्रकार से सत्ता में आए, असेंट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य टू पावर। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर बी है। बी हमारा राइट आंसर है। आगे चलते हैं। ये देखिए मुद्र राक्षस जो है ये संस्कृत लैंग्वेज में प्ले है, जैसे मैंने बताया कि हिस्टोरिकल प्ले है। ये लिखने वाले कौन है? विशाखदत्त है। इट नरेट्स द असेंट ऑफ किंग चंद्रगुप्त मौर्य टू पावर। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो किस प्रकार से शासक बने उसके बारे में ये पूरी कहानी जो है उसका वर्णन करता है। और ये जो प्ले है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिंग राइटिंग, लेकिन पूरी तरह से ये काल्पनिक नहीं है, नॉट एंटायरली फिक्शनल। यहाँ पर आंसर हमारा क्या है? आंसर हमारा जो है मुद्र राक्षस है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, सक्सेसर्स ऑफ द सातवाहन इन द डेक्कन वर। दक्कन में सातवाहनों के उत्तराधिकारी कौन थे? इस तरह के भी प्रश्न आ जाते हैं कि ये जो डायनेस्टी थी इसको किसने सक्सीड किया था, या ये जो डायनेस्टी थी इसने किसको ओवरथ्रो किया था और उसके बाद ये सत्ता में आए थे। इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या है हमारा? आंसर यहाँ पर है वकाटकास को। ओके, तो जो सक्सेसर्स ऑफ सातवाहन थे इन द डेक्कन वो थे वकाटक। आंसर यहाँ पर हमारा ए है। ए इज।
तो आंसर यहाँ पर आप देख रहे हैं, आंसर क्या है? आंसर हमारा 6 के लिए ए है, वकाटका डायनेस्टी। वकाटका एम्पायर जो है, ये जो डायनेस्टी है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट से है। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डेक्कन। दे वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सक्सेसर्स ऑफ द सातवाहन्स इन द डेक्कन। और इनके टाइम में जब ये उधर दक्षिण भारत में रूल कर रहे थे, तो इस तरफ कंटेम्पररीज इनके कौन थे? कंटेम्पररीज जो थे इनके गुप्ताज थे। वकाटका डायनेस्टी एक ब्राह्मण डायनेस्टी है और इनकी जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन है, इन्होंने अपने जो साम्राज्य का विस्तार है, इट बिगैन इन द रेन ऑफ परावर्सना फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर ए। The Pallava king who adopted the epithet of, okay, विचित्रचित या जिज्ञासु मस्तिष्क वाले व्यक्ति की संज्ञा किसे दी गई थी? आपको मुझे उस पल्लव शासक का नाम बताना है जिसे विचित्रचित या जिज्ञासु मस्तिष्क वाले व्यक्ति की संज्ञा दी गई थी। ओके, बहुत सारे शासकों को ना बहुत सारी स्पेशल नेम्स दिए जाते हैं। ओके, हिस्ट्री में एक शासक को पागल शासक भी कहा गया है। ओके, और एक शासक है जिनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा गया है। ये दोनों कौन से शासक हैं, इनके नाम आप मुझे जरा लिखकर बताएं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि पल्लवा किंग हु अडॉप्टेड द एपिथेट ऑफ विचित्रचित, विचित्र मतलब थोड़ा सा स्ट्रेंज होता है, वैसे यहाँ पर जिज्ञासु मस्तिष्क वाले व्यक्ति की संज्ञा किसे दी गई थी, ये पूछा गया है आपसे। आंसर है यहाँ पर हमारा महेंद्र वर्मन प्रथम। आंसर यहाँ पर जो है ए होगा, ए इज द राइट आंसर। महेंद्र वर्मन प्रथम ये कौन से डायनेस्टी से एसोसिएटेड है? पल्लवा किंग है। कहाँ रूल किया? सदर्न पोर्शन ऑफ प्रेजेंट डे आंध्रा रीजन एंड नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ व्हाट फॉर्म्स प्रेजेंट डे तमिलनाडु। ओके, कब रूल किया था? 7th सेंचुरी में। ये स्कॉलर थे, पेंटर थे, आर्किटेक्ट थे, म्यूजिशियन थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर ए। देखो इतनी सारी क्वालिटीज हैं, ये एक तरह से स्कॉलर भी है, पेंटर भी है, आर्किटेक्ट भी है, म्यूजिशियन भी है, तभी तो क्या नाम दिया जा रहा है इसको? विचित्र चित। चित मतलब होता है आपका मन। ओके, आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रीजन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ मगध? मगध की सफलता का कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? ओके, जब 16 महाजनपद थे, वहां पर हम पढ़ते हैं ना कि मगध का उदय किस प्रकार से होता है। तो मगध का उदय होने के पीछे कारण क्या था? मगध जो है यहाँ पर है कि लोह युग में मगध एक लाभकारी भौगोलिक स्थिति में था क्योंकि अधिकांश निक्षेप यहाँ स्थित थे। मगध enjoyed a advantageous geographical position in the Iron Age as most of the deposits were located here। जहां पर मगध लोकेटेड था वहां पर लोहा भरपूर मात्रा में अवेलेबल था। अगर लोहा भरपूर मात्रा में अवेलेबल है यानी कि हथियार जो है वो बहुत सारे बन सकते हैं। हथियार बन सकते हैं तो सेना शक्तिशाली हो सकती है। क्या ये पॉइंट सही है? ये पॉइंट सही है। आगे देखते हैं। द रूलर्स ऑफ द स्टेट हैड वेरी गुड वेपन। इस राज्य के शासकों के पास बहुत सारे अच्छे हथियार थे। बिल्कुल, लोहा है तो देखो यहाँ पर जंगल भी बहुत थे। मगध जो है वहां पर जंगल भी बहुत थे, वहां पर लोहा भी बहुत था। अगर जंगल बहुत है तो वहां से हाथी पकड़े जा सकते हैं जिनको सेना में ले जाया जा सकता है, और अगर वहां लोहा है तो बहुत सारे हथियार बन सकते हैं। उसके बाद है कैपिटल ऑफ मगधा वाज सिचुएटेड एट अ स्ट्रेटेजिक पोजीशन। यस, मगध की जो राजधानी थी वो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई थी। और जब युद्ध होता है कि जब राजा को बंदी बना लिया जाता है और जब राजधानी को फतेह कर लिया जाता है, तब ये माना जाता है कि हाँ अब युद्ध जीत लिया गया है। अगर ऐसी राजधानी होती है जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई हो, तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, उस राजधानी पर फतेह पाना मुश्किल है। तो ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन जो थी मगध की राजधानी की, उसकी वजह से भी मगध जो है वो कामयाब हुआ। क्या ये सारे सही है? बिल्कुल सारे सही है। तो आंसर जो है हमारा यहाँ पर डी है। इसके अलावा मगध के जो शासक आए वो काफी एम्बिशियस और केपेबल रूलर्स भी थे। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर हमारा डी है। देखो, मगध enjoyed an advantageous geographical position in the age of iron because जो richest iron deposits है they were situated not away from राजगीर जो earliest capital था मगध का। क्लोज विसिनिटी टू कॉपर एंड आयरन ओर डिपॉजिट्स इन छोटा नागपुर, इसने जो है मगध को मदद की कि वो हथियार बना सके। दो कैपिटल्स थे मगध के, एक राजगृह और एक पाटलिपुत्र। ओके, दे वर सिचुएटेड एट वेरी स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स, बहुत ही स्ट्रैटेजिक इनकी लोकेशन थी। राजगृह जो है इट वाज सराउंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ 5 हिल्स एंड इट वाज रेंडर्ड इम्प्रेग्नेबल, कि इसको तो भेदा ही नहीं जा सकता। और जो पाटलिपुत्र भी था वो जहां पर गंगा, गंडक और सोन नदी का मेल होता था, जहां पर ये मिलती थी वहां पर ये लोकेटेड होता था। एक तरह से वो जल दुर्ग था। ओके, पाटलिग्राम से वो पाटलिपुत्र बना। तो ये सभी कारण जो है इनकी वजह से मगध एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा।
The earliest example of a land grant is provided by an inscription of, okay, बहुत सारे हमारे जो inscriptions हैं वो उदाहरण देते हैं कुछ कुछ चीजों का। जैसे earliest संस्कृत inscription अगर मैं पूछूं तो आप मुझे बताइए वो कहां पर मिली है। ओके, यहाँ पर देखो, भूमि अनुदान का सबसे आरंभिक उदाहरण जो है वो कौन से अभिलेख से प्राप्त होता है, ये पूछा गया है। वो प्राप्त होता है सातवाहन से। ओके, आंसर यहाँ पर हमारा जो है CSE इज द राइट आंसर। कौन सा वंश, तो सातवाहन वंश। सेवरल सातवाहन एरा इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड ग्रांट्स टू रिलीजियस मोनास्ट्रीज, कि उन्होंने जो है बहुत सारा भूमि जो है वो दान में दी है। दो इंस्क्रिप्शन है नासिक केव 11, वहां पर ये रिकॉर्ड किया गया है डोनेशंस फॉर एग्रीकल्चरल लैंड टू एसिटिक कम्युनिटीज। सातवाहन जो है दे वर द फर्स्ट रूलर्स टू मेक लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मणास। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर यहाँ पर हमारा सी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न जो है यहाँ पे पूछा गया कृत अर्जुनिया किसने लिखी है। ओके, कृत अर्जुनिया जो है ये पुस्तक है, ये किसने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 10, इसके लेखक जो हैं वो हैं भैरवी। आंसर यहाँ पर भारवी भैरवी, ये आंसर है हमारा। आंसर इसका जो है डी है। क्वेश्चन नंबर 10 डी, कृत अर्जुनिया। कृत अर्जुनिया एग्जैक्टली क्या है, ये संस्कृत में लिखा गया है। ओके, 6th सेंचुरी या उससे पहले कहते हैं कि इसको लिखा गया है। एपिक पोएम है ये। ओके, और इसमें अर्जुन और लॉर्ड शिवा के बीच में जो है उनके बीच का जो कॉम्बैक्ट है वो डिस्क्राइब किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर जो है हमारा डी है।